Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you anti-test biology. Today we will discuss test number 18 and the topic is water and enzymes. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is chymotrypsin works efficiently at alpha is acidic pH, beta is alkaline pH, Starley is minimum pH and delta is moderate pH. That's mean chymotrypsin की working ability किस range of pH में है. So अगर हम देखें तो chymotrypsin work करता है 7 to 8 range of pH में और ये moderate that's mean neutral से towards the basic है. So right option होगी delta moderate pH. Question number 2 है efficiency of a biochemical reaction is increased by alpha is hormones, beta is enzymes, Starley is coenzymes and delta is cofactor. क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन को तो हार्मोन्स है. हार्मोन्स आर बेसिकली रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करती हैं, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकती. बीटा ऑप्शन है एंजाइम्स. एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन जो कैटलाइज करती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को. तो राइट वन इज द बीटा बिकॉज एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और स्पीड अप करेंगी बायोकेमिकल एक्टिविटीज को. बट अगर हम देखें चार्ली ऑप्शन को तो कोएंजाइम्स है. कोएंजाइम्स बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का जो कि एंजाइम को अपने फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है. डेल्टा है कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स भी बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट्स हैं जो कि एंजाइम को अपने फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है. सो डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 3 है एंजाइम्स ब्लैंक द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन. अल्फा इज लोअर, बीटा इज इंक्रीज, स्टार्ली इज मेंटेन, डेल्टा इज मल्टीप्लाई. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के साथ क्या करते हैं. अल्फा ऑप्शन को देखें तो लोअर, तो ये बेसिकली राइट ऑप्शन है बिकॉज एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. क्योंकि इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते. चार्ली मेंटेन भी नहीं करते और डेल्टा मल्टीप्लाई भी नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 4 है बोथ एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स आर अल्फा इज इनऑर्गेनिक, बीटा इज रीयूज्ड, स्टार्ली इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स एंड डेल्टा इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स. यानी वो हमने बताना है करेक्टर जो एंजाइम और कोएंजाइम का सिमिलर है. अल्फा ऑप्शन इनऑर्गेनिक है. इनऑर्गेनिक दोनों ही नहीं है, एंजाइम भी ऑर्गेनिक है और कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. बीटा है रीयूज्ड, ये किसी हद तक करेक्ट है क्योंकि अभी हमने दो ऑप्शंस देखनी है. चार्ली ऑप्शन है डिराइव फ्रॉम विटामिन्स. कोएंजाइम्स डिराइव फ्रॉम विटामिन्स बट एंजाइम डिराइव नहीं होते, दैट्स मींस चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. डेल्टा है ग्लोबुलर प्रोटीन, तो वी नो दैट कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट्स मीन डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. सो करेक्ट वन इज द बीटा रीयूज्ड. क्वेश्चन नंबर 5 है एंजाइम्स एसोसिएटेड विद एरोबिक रेस्पिरेशन आर फाउंड इन. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम कहां एग्जिस्ट करते हैं. अल्फा इज माइटोकॉन्ड्रिया, बीटा इज क्लोरोप्लास्ट, स्टार्ली इज साइटोप्लाज्म एंड डेल्टा इज राइबोसोम्स. अल्फा है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल because mitochondria provide ATP. And what is the chemical reaction? Aerobic respiration. So right one is alpha. But beta option में क्या है? Chloroplast. Chloroplast plant में exist करती है ऑर्गेनेल. उसका काम क्या है? इसका काम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में. That's mean अगर क्वेश्चन में ये बात हो कि कौन सी ऑर्गेनेल लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करती है तो आप कहेंगे क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्वेश्चन में ये बात नहीं की गई. चार्ली ऑप्शन है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द सेल सैप जहां पे डिफरेंट केमिकल स्टोर होते हैं और बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं. इसको मीडियम ऑफ लाइफ कहा जाता है. सो अगर स्टेटमेंट में मीडियम ऑफ लाइफ की बात हो तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म. डेल्टा है राइबोसोम. राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन और सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू कि आपके पास एक फैक्ट्री है और आप अमीर हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ राइबोसोम. सो राइबोसोम आंसर कब होगा जब स्टेटमेंट में प्रोटीन फैक्ट्री की बात हो. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल्फा माइटोकॉन्ड्रिया.
क्वेश्चन नंबर 6 है द ब्लैंक ऑफ द एंजाइम इज मेड अप ऑफ 2 डेफिनेट रीजन्स, यानी वो कौन सा पार्ट है एंजाइम का जो 2 डिफरेंट डेफिनेट रीजन से मिलकर बना होता है. अल्फा इज एक्टिव साइट, बीटा इज बाइंडिंग साइट, स्टार्ट इज कैटालिटिक साइट एंड डेल्टा इज द एलोस्टेरिक साइट. अल्फा है एक्टिव साइट. एक्टिव साइट वो पार्ट है एंजाइम का जिससे हम कहते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी इस पार्ट पर रिस्ट्रिक्टेड है, इस पार्ट पर बाउंड है. सो एक्टिव साइट वो पार्ट है एंजाइम का जिसको फर्दर हम 2 साइट्स में डिवाइड करते हैं, बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट में. बीटा ऑप्शन है बाइंडिंग साइट, तो वो इसकी एक फर्दर टाइप है इसलिए बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. चार्ली ऑप्शन है कैटालिटिक साइट, तो वो उसकी एक साइट है इसलिए वो भी आंसर नहीं हो सकता. एंड डेल्टा इज द एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट वो साइट है एंजाइम के ऊपर जहां पर एलोस्टेरिक रेगुलेटर्स, ये हम कह सकते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है. सो राइट वन इज द अल्फा एक्टिव साइट. अब अगर स्टेटमेंट चेंज की जाए और क्वेश्चन ये हो कि विच साइड ऑफ द एंजाइम बाइंड एंजाइम विद सबस्ट्रेट, तो आएगा बाइंडिंग साइड. और कौन सी साइड बेसिकली कैटालाइज करती है, तो फिर आंसर होगा कैटालिटिक साइड. क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल देयर इज नो मॉडिफिकेशन इन द एक्टिव साइड. अल्फा इज बिफोर एंजाइम एक्शन यानी पहले, बीटा इज आफ्टर एंजाइम एक्शन दैट्स मीन बाद में, स्टार्ट इज ड्यूरिंग एंजाइम एक्शन यानी जब एंजाइम काम कर रहा है, एंड डेल्टा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एंजाइम एक्शन. एंड राइट वन इज द डेल्टा बिकॉज लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि जब एक एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ तो ना तो रिएक्शन से पहले, ना ड्यूरिंग और ना आफ्टर कोई चेंज आएगा. सो राइट वन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 8 है इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अनलिमिटेड रेट ऑफ एंजाइम एक्शन बिकम्स, यानी कंडीशन अप्लाई करनी है और कंडीशन हमारे पास क्या है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है, तो फिर रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या अफेक्ट होगा. अब देखते हैं ऑप्शंस को. अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, बीटा इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन, एंड चार्ली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. सो डिस्कस करने से पहले 2 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए आपको कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है. अगर एक कंपोनेंट को हम बढ़ाएं और उससे सेकंड भी इंक्रीज हो तो हम कहते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. बट अगर एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो, और अगर सेकंड वन इंक्रीज हो तो फर्स्ट वन डिक्रीज हो, तो हम कहते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब ग्राफ की तरफ देखते हैं कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है और एक मीडियम है जहां पे रिएक्शन हो रहा है और उसमें हमने देखना है रेट ऑफ रिएक्शन को, एन कंडीशन क्या है अनलिमिटेड सबस्ट्रेट. सो जब हम एंजाइम ऐड करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा और कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा बिकॉज सबस्ट्रेट क्या है अनलिमिटेड है. इसलिए इन ऑप्शन में से इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर बनता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, क्योंकि जितना हम एंजाइम ऐड कर रहे हैं इस मीडियम में उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है, उनको हम इंक्रीज फर्दर नहीं कर रहे, हम इंक्रीज कर रहे हैं एंजाइम्स को, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन, बीटा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 है ऑप्टिमम पीएच फॉर digestive enzymes of stomach is. Alpha is highly acidic, beta is highly alkaline, and Charlie is slightly acidic, and delta is slightly alkaline. और स्टमक में जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन है और pH क्या है 2. That's mean 2 pH highly acidic है. So right one is the alpha highly acidic. Question number 10 है transformation of substrate into products is catalyzed by. Alpha is activated catalytic site, beta is activated active site, and Charlie is activated binding site, and delta is activated allosteric site. स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो ट्रांसफर होना है सबस्ट्रेट का इनटू प्रोडक्ट वो कौन कैटालाइज करता है. अल्फा ऑप्शन है एक्टिवेटेड कैटालिटिक साइट, तो ये वो पार्ट है एंजाइम का जो कैटालाइज करवाता है रिएक्शन को और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. तो राइट ऑप्शन क्या होगी अल्फा. बट अदर ऑप्शंस क्या है. अल्फा इज एक्टिवेटेड एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट एक्टिवेटेड होगी. ये बात तो ठीक है, लेकिन हम देखें अगर फर्दर वो साइट मेंशन ना होती जो साइट कैटालाइज करवा रही है एक्टिव साइट की, तो फिर हम जो है वो बीटा ऑप्शन को करेक्ट करते हैं. लेकिन चूंकि अब वो साइट मेंशन है
तो फिर हम उसे टिक करेंगे अल्फा को। बट अगर अल्फा ऑप्शन को चेंज कर दें, वहां पे आप लगा दें ग्लोबुलर साइड को, तो फिर आंसर क्या होगा? फिर आंसर इसी क्वेश्चन का बीटा होगा। चार्ली है एक्टिवेटेड बाइंडिंग साइड, जो बाइंडिंग साइड है सिर्फ वो बाइंड करवाती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाती है। डेल्टा इज एक्टिवेटेड एलोस्टेरिक साइड, ये वो साइड होती है जहां पे एलोस्टेरिक रेगुलेटर बाइंड करता है और एंजाइम के एक्शन को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैंक फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। स्टेटमेंट पे आपने कंसीडर करना है कि एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बट साइड कौन सी है? अदर देन द एक्टिव साइड। सो ऑप्शंस आर अल्फा इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, बीटा इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, चार्ली इज competitive inhibitors, and delta is the non-competitive inhibitors. So right one is the delta, because we know that कि non-competitive inhibitor वो inhibitor होता है जो bind करता है enzyme के साथ other than the active site. So right one is the delta. But Charlie option जो है अगर हम उसको देखें, जो competitive inhibitor है वो bind करता है active site के साथ। Reversible inhibitor की यही दो types हैं। Irreversible तो destroy करता है, उसकी binding कोई एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होती, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है पिक अप द प्रोडक्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, यानी स्टेटमेंट में एंजाइम गिवन है और आपने बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या है। अल्फा इज द सक्सिनिक एसिड, बीटा इज फ्यूमेरिक एसिड, चार्ली इज मेलोनिक एसिड एंड डेल्टा इज मैलिक एसिड। सो इन ऑप्शंस में सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के दो डिफरेंट कंपोनेंट्स, बल्कि आपके लिए तीन कंपोनेंट्स मेंशन है, एक उसका सबस्ट्रेट, एक उसका प्रोडक्ट एंड थर्ड उसका इनहिबिटर है। सो सक्सिनिक एसिड इसका सबस्ट्रेट है, फ्यूमेरिक एसिड इसका प्रोडक्ट है। कि सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें? विद इन द फ्यूमेरिक एसिड। सो आंसर क्या होगा? बीटा फ्यूमेरिक एसिड। जबकि चार्ली में जो मेलोनिक एसिड है वो उसका इनहिबिटर है। क्वेश्चन नंबर 13 है द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर आर्जिनेज इज ब्लैंक देन दैट ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब यहां पे दो एंजाइम की जो पीएच है वो कंपेयर की गई है। सो क्या ऑप्शंस हैं? अल्फा इज हाईली ग्रेटर यानी बहुत ज्यादा है, बीटा इज स्लाइटली ग्रेटर यानी थोड़ी सी ज्यादा है, एंड चार्ली इज द हाईली लेसर यानी बहुत कम है, एंड डेल्टा इज द स्लाइटली लेस यानी बहुत जो है वो कम डिफरेंस है, बहुत कम लो है। अब अगर हम देखें तो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंड दिस वन इज आर्जिनेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज 9, आर्जिनेज 9.70, दैट्स मीन डिफरेंस यहां पर अगर हम देखें तो वो जस्ट 0.70 का है। सो दैट्स मीन फिर आंसर क्या होगा? आंसर इज बीटा स्लाइटली ग्रेटर, बिकॉज आर्जिनेज की ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेलोनिक एसिड मेक्स एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स विद, यानी एंजाइम कौन सा है उसका? मेलोनिक एसिड का। अल्फा इज हाइड्रोजिनेज एंजाइम, बीटा इज ऑक्सीडेज एंजाइम, चार्ली इज कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड डेल्टा इज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सो बेसिकली जो एंजाइम है मेलोनिक एसिड का जिसको वो इनहिबिट करता है वो बेसिकली सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है, और डिहाइड्रोजिनेज वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि फिर आंसर क्या होगा? डेल्टा डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा ऑप्शन को देखें तो ये हाइड्रोजिनेज एंजाइम, दैट्स मीन जो हाइड्रोजन को ऐड करता है। बीटा है ऑक्सीडेज एंजाइम जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एंड चार्ली इज कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाते हैं। सो राइट वन इज द डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट, यानी वो तमाम पॉइंट्स आपने बताने हैं, ये देखने हैं जो कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज हैं, और आंसर वो होगा जो कि एंजाइम की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्फा इज दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, बीटा दे इनिशिएट बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंड चार्ली दे आर हाईली एफिशिएंट, एंड डेल्टा दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच, और हम कह सकते हैं टेम्परेचर, लेकिन ऑब्वियसली डेल्टा ऑप्शन में सिर्फ पीएच मेंशन है। अब प्रॉपर्टीज रिकॉल करें तो अल्फा, चार्ली एंड डेल्टा ये एंजाइम की प्रॉपर्टीज हैं, बट जो बीटा है वो एंजाइम इनिशिएट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, एंजाइम आकर उसको स्पीड अप कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और ये पॉइंट गिवन है कि अगर एंजाइम ना होते तो फिर क्या होता कि रिएक्शन हो रहे होते लेकिन बहुत स्लो होते, तो लाइफ क्या हो जाती? इम्पॉसिबल हो जाती। दैट्स माय आंसर इज द बीटा। क्वेश्चन नंबर 16 है सम एंजाइम्स रिक्वायर ब्लैंक
फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कुछ एंजाइम है जिनको अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अल्फा इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, बीटा इज कोफैक्टर, चार्ली इज ऑप्टिमम पीएच एंड डेल्टा इज द एक्वस मीडियम। अब इस स्टेटमेंट में और ऑप्शन में हम देखें तो सारी ही कंडीशन ऐसी हैं जो एंजाइम को रिक्वायर्ड है, बट इस क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो सम है, क्योंकि ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर ये तमाम एंजाइम को रिक्वायर्ड होती है, एक्वस मीडियम तमाम एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है, तो फिर उस रेफरेंस से जो आंसर बनेगा वो बीटा है, कोफैक्टर, बिकॉज कोफैक्टर तमाम एंजाइम्स को रिक्वायर्ड नहीं होता। सो राइट वन इज बीटा। क्वेश्चन 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पेप्सिन। अब यहाँ पे 4 ग्राफ आपके पास मेंशन है और आपने ये बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर आप अल्फा ए पे ग्राफ देखें तो वो वाइड रेंज में है 2 से लेकर 10 तक, और पीएच के रिगार्डिंग आप याद रखिएगा कि पीएच कभी इतनी वाइड रेंज में नहीं होती एक सिंगल एंजाइम के लिए। ओवरऑल तो हो सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के तमाम एंजाइम्स के लिए वाइड रेंज है 2 से लेकर 9 तक, लेकिन किसी एक एंजाइम के लिए कोई एक स्पेसिफिक होगी, हर एक एंजाइम के लिए वाइड रेंज नहीं है, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बीटा है, उसमें अगर देखें तो वो 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रही है और वो 3 से लेकर 10 तक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वाइड रेंज में नहीं होती, इसलिए बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। चार्ली अगेन से वही बात कि 2 से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और वो मैक्सिमम 6 के बाद हो रहा है, 6 के पॉइंट पर हो रहा है और फिर वो डिक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द 10, तो वाइड रेंज में तो होती नहीं है, और ना ही ये पीक जो है वो पेप्सिन की पीएच जो है उसमें आ रही है, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब देखें एक ही ऑप्शन बच जाती है आपके पास और वो डेल्टा है। आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने आंख बंद करनी नहीं है। सो डेल्टा आंसर जो है राइट है, क्योंकि इसकी पीक अगर आप देखें तो वो 2 पे आ रही है, सो राइट वन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेलोनिक एसिड कंपीट्स फॉर, अल्फा इज सक्सिनिक एसिड, बीटा इज फुमेरिक एसिड, चार्ली इज एसिडिक एसिड एंड डेल्टा इज डिहाइड्रोजनेज। अब यहां पे पॉइंट है, मेलोनिक एसिड कंपीट्स फॉर, यानी किसके लिए वो कर रहा है, यहां पे की पॉइंट 4 है। अगर हम देखें अल्फा ऑप्शन को, सक्सिनिक एसिड, तो वो सक्सिनिक एसिड के लिए नहीं कर रहा, वो सक्सिनिक एसिड के एंजाइम के लिए कर रहा है, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। फुमेरिक एसिड के लिए भी नहीं कर रहा, बिकॉज फुमेरिक एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम, इसलिए उसके लिए भी नहीं है। चार्ली एसिडिक एसिड, उसके साथ इसका इंटरेक्शन नहीं है, सो राइट वन इज डेल्टा, बिकॉज मेलोनिक एसिड इज द इनहिबिटर फॉर सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, सो राइट वन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिंक आयन can play a role of blank in enzyme catalysis. Alpha is activator, beta is prosthetic group, Charlie is coenzyme and delta is apoenzyme. अब आपने स्टूडेंट ये बताना है कि जो जिंक आयन है वो एंजाइम एक्शन में एंजाइम के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है। सो राइट वन इज एक्टिवेटर, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक है और कोफैक्टर है, सो दैट्स मीन आंसर अल्फा है। बीटा ऑप्शन देखें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्गेनिक एंड कोवेलेंटली बाइंड करेगा, तो बीटा ऑप्शन राइट नहीं है। चार्ली है कोएंजाइम, कोएंजाइम लूजली अटैच होता है लेकिन ऑर्गेनिक इन नेचर, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी राइट नहीं है। एपोएंजाइम तो कहते ही एंजाइम को है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकती, सो राइट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज डेजिग्नेटेड एज, दैट्स मीन एंजाइम है, एंजाइम के साथ उसका कोएंजाइम है और साथ क्या है, मे बी प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इन दोनों में से एक है, कोएंजाइम है या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा ऑप्शन एपोएंजाइम, बीटा कोएंजाइम, चार्ली होलोएंजाइम एंड डेल्टा कोफैक्टर। सो स्टूडेंट्स अल्फा क्या है, एपोएंजाइम, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली एंजाइम, इसके साथ कोफैक्टर नहीं होगा, कोएंजाइम नहीं होगा, सो राइट ऑप्शन अल्फा नहीं हो सकती। कोएंजाइम तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो भी आंसर नहीं हो सकता। चार्ली होलोएंजाइम इज द राइट आंसर, बिकॉज जब एंजाइम और उसके साथ उसका कोएंजाइम या फिर उसके साथ अटैच हो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हम कहते हैं उसको होलोएंजाइम। होलो मतलब यहां हाली नहीं है, होलो मतलब ये रिलेट कर रहा है एंजाइम को जो कि एक्टिव होगा। एंड डेल्टा इज कोफैक्टर, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम है जो कि एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, तो राइट वन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एंजाइम्स व्हिच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन, यानी वो एंजाइम्स जो कि राइबोसोम के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं, उसका पार्ट है, उसका कंपोनेंट है, वो किस चीज में इन्वॉल्व है, अल्फा इज राइबोसोम सिंथेसिस, बीटा इज
protein senses, Charlie is lipid senses and delta is the carbohydrate senses. So जो राइबोसोम है वो क्या है, वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है. So that's mean आंसर क्या होगा, बीटा प्रोटीन सेंसेस. अदर जो ऑप्शन है अगर हम बात करें अल्फा की, राइबोसोम सेंसेस इज नॉट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम सेंसेस के एंजाइम न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोलस में होंगे, इसलिए अल्फा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. चार्ली है लिपिड सेंसेस. लिपिड सेंसेस सेल का या सेल में आपके एसईआर का फंक्शन है तो उसके एंजाइम वहां एग्जिस्ट करेंगे. और कार्बोहाइड्रेट सेंसेस जो है वो विद इन द सेल और उसके एंजाइम वहां पे एग्जिस्ट करेंगे. सो राइट वन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 22. ES formation is facilitated by, ES stand for enzyme substrate complex. कौन बनाएगा, अल्फा इज एक्टिव साइड, बीटा इज बाइंडिंग साइड, चार्ली इज कैटालिटिक साइड एंड डेल्टा इज एलोस्टेरिक साइड. सो जो फंक्शन है ES कॉम्प्लेक्स बनाने का वो एक्टिव साइड का एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग साइड. तो राइट वन इज द बीटा बाइंडिंग साइड. अल्फा ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन मैंने पहले आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर वो टाइप स्पेसिफिक मेंशन ना हो, यानी एक बात है जनरल और एक स्पेसिफिक, अगर जनरल बात मेंशन हो तो आप उसे टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में स्पेसिफिक हो तो आप स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे और एक कॉमन को आप निग्लेक्ट करेंगे. हाँ, अगर बीटा ऑप्शन को आप चेंज कर दें, यहां पे आप कर दें ग्लोबुलर साइड, तो फिर आंसर क्या होगा, आंसर भी चेंज हो जाएगा और आंसर अल्फा होगा. बट इस स्टेटमेंट के साथ और इन ऑप्शन के साथ बीटा है. एक्टिव साइड मैंने आपको बताया वो पार्ट है एंजाइम का जहां पे एंजाइम एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है. चार्ली है कैटालिटिक साइड, ये कैटालाइज करवाएगी और स्टेटमेंट इस चीज की बात नहीं की गई. एंड डेल्टा है एलोस्टेरिक साइड, ये वो साइड होती है जहां पे इनहिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम को रेगुलेट करता है. क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉक, अल्फा कोएंजाइम, बीटा एंजाइम, चार्ली इज सबस्ट्रेट, डेल्टा इज इनहिबिटर. सो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो लॉक एंड की है, अब क्वेश्चन में यहां पूछा हुआ है कि लॉक क्या है, तो लॉक इज द एंजाइम्स, तो की क्या होगा, की इज सबस्ट्रेट. सो अगर क्वेश्चन हो लॉक का तो आप कहेंगे एंजाइम्स, और अगर क्वेश्चन हो की का तो आप कहेंगे वो सबस्ट्रेट है. इनहिबिटर इनहिबिट करता है, वो एंजाइम को एक्टिव नहीं करता, और कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन 24 है, ब्लैंक द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम अवेलेबल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितने एंजाइम अवेलेबल हैं. एंड द ऑप्शंस आर एट हाई टेम्परेचर, बीटा एट लो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, चार्ली एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड डेल्टा एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. अब स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप ये सोचेंगे कि इसमें एक कंडीशन मेंशन है, स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, और स्टूडेंट अक्सर ऐसा करते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन गलत है. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस वक्त आपको क्लियर होते हैं जब आप ऑप्शन को स्टेटमेंट की ब्लैंक में पुट करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम उसी पैटर्न से अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि राइट स्टेटमेंट किससे बनती है. अल्फा ऑप्शन अगर हम देखें, एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम अवेलेबल. अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो फिर कभी भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर एंजाइम को डीनेचर करता है. बीटा ऑप्शन है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम अवेलेबल. अब ये कहीं किसी हद तक फिट आ रही है. किस तरह से, क्योंकि पहले कह रहे हैं एंजाइम कम है और जैसे ही एंजाइम ऐड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, दैट्स मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अदर ऑप्शंस को देखते हैं. चार्ली है एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अब अप्लाई करें, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब देखिए ना, स्टेटमेंट बात एंजाइम की है, सबस्ट्रेट की नहीं की गई, तो ये पॉइंट भी वहां पे पिक, ये पॉइंट भी वहां पे फिट नहीं हो रहा. डेल्टा इज एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, अगर एंजाइम ऑलरेडी हाई है तो फिर इंक्रीज करने से रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. अब एक ही इसमें ऑप्शन फिट हो रही है और वो है बीटा एट लो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम. सो राइट वन इज द बीटा. क्वेश्चन 25 है, एंजाइम इज डीनेचर्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड, यानी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा किस वक्त, किस पॉइंट पर टेम्परेचर ज्यादा होगा या किस पॉइंट से ज्यादा होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा. अल्फा ऑप्शन है
मिनिमम रेंज, बीटा ऑप्शन है मैक्सिमम रेंज, चार्ली इज द ऑप्टिमम रेंज एंड डेल्टा इज द मॉडरेट रेंज। सो ग्राफ में अगर आप देखें तो जो एंजाइम ग्राफ मेंशन है, इस ग्राफ में एक पॉइंट है ऑप्टिमम का, पहले लो है, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, तो ये पॉइंट आ गया ऑप्टिमम का, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद फर्दर इंक्रीज करेंगे तो यहां पे एंजाइम फौरन डीनेचर नहीं होगा, एंजाइम एक्टिविटी यहां पे डिक्रीज करेगी लेकिन डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस वन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, जिस पर क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। सो राइट वन इज द मैक्सिमम रेंज बीटा। और अगर हम इनएक्टिव की बात करें लो टेम्परेचर पर, तो ऑप्टिमम से डिक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज, और मिनिमम पर आकर एंजाइम एक्टिविटी 0, लेकिन इसके बाद एंजाइम इनएक्टिव होगा, एंजाइम डीनेचर नहीं होगा, बिकॉज हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर और लो पर एंजाइम इनएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द इनहिबिटर इज ब्लैंक एंजाइम विल बी रेंडर यूजलेस फॉर एवर। यानी अगर इनहिबिटर किस कैटेगरी का हो तो एंजाइम हमेशा के लिए यूजलेस हो जाता है। अल्फा इज द कंपेटिटिव इनहिबिटर और ये रिवर्सिबल है, एंजाइम हमेशा के लिए यूजलेस नहीं होगा। बीटा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, ये भी वही है, रिवर्सिबल, दैट्स मीन एंजाइम हमेशा के लिए यूजलेस नहीं होगा। शॉर्टली रिवर्सिबल, तो नेम इंडिकेट कर रहा है कि एंजाइम रिवर्स हो सकता है, बट डेल्टा इरिवर्सिबल, दैट्स मीन कभी भी एंजाइम रिवर्स नहीं हो सकता, हमेशा के लिए यूजलेस हो जाएगा। सो आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 27 है, अ कंपेटिटिव इनहिबिटर कंपीट्स विद सबस्ट्रेट फॉर सेम एक्टिव साइट बट द कंपटीशन इज ऑलवेज वन बाय दैट विच इज, यानी वो कंडीशन बतानी है जिसमें कंपटीशन हो रहा है और कोई एक जो है वो उस कंपटीशन में वन कर जाएगा। सो अल्फा इज द कंप्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट, बीटा इज द कंप्लीमेंट्री टू एंजाइम, चार्ली इज मोर इन कंसंट्रेशन एंड डेल्टा इज लार्जर इन साइज। अब अल्फा है कंप्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट, दैट्स मीन जो बाइंड कर सकता है, तो बाइंड दोनों ही कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट करेक्ट नहीं हो सकता। बीटा है कंप्लीमेंट्री टू एंजाइम, ये भी बात जो है वो करेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज दोनों ही बाइंडिंग एबिलिटी रखते हैं, दोनों ही कंप्लीमेंट्री है एंजाइम के। चार्ली है मोर इन कंसंट्रेशन, ये पॉइंट करेक्ट है क्योंकि जो ज्यादा होगा वही ताकतवर होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वही बाइंड करेगा। अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। अगर इनहिबिटर ज्यादा हुआ, इनहिबिटर बाइंड करेगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये कंडीशन में एक्टिव, दूसरे में इनएक्टिव। और डेल्टा लार्जर साइज, साइज पे ये डिपेंड नहीं करता। सो राइट वन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28 है, सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट बाय लूजिंग 2, यानी सक्सिनेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमेरेट में, और उसमें से क्या चीज रिमूव होगी। अल्फा इज हाइड्रोजन एटम्स, बीटा इज कार्बन एटम्स, चार्ली इज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डेल्टा इज ऑक्सीजन एटम्स। तो फ्यूमेरिक एसिड और सक्सिनिक एसिड जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन का है, तो दैट्स मीन आंसर होगा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ, यानी एक्टिव साइट जो एंजाइम है वो किस पे कंसिस्ट करती है। अल्फा इज बल्क ऑफ अमाइनो एसिड्स, बीटा इज अ फ्यू अमाइनो एसिड्स, चार्ली इज न्यूमरस अमाइनो एसिड्स एंड डेल्टा इज अ लॉट ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी बहुत ज्यादा। बट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि वी नो दैट कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी पूरे एंजाइम में क्या है, पूरे एंजाइम में डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं और बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स हैं। सो फ्यू अमाइनो एसिड जो है एग्जिस्ट करते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, और फ्यू चार्ज बेरिंग अमाइनो एसिड्स, ये आपकी बुक में पॉइंट मेंशन है। सो बल्क ऑफ अमाइनो एसिड कहां पर होते हैं, बल्क ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो ग्लोबुलर साइट के ऊपर, और फ्यू अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिव साइट के ऊपर। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा, अ फ्यू अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं जो एंजाइम का है। अल्फा इज एक्सेलरेटर, जो एक्सेलरेट करता है, बीटा इज कोफैक्टर, चार्ली इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड डेल्टा इज एपोएंजाइम। एक्सेलरेटर तो एंजाइम इटसेल्फ है, यानी वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, इसलिए अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर राइट है, गोज इसमें तमाम नॉन प्रोटीन पार्ट्स आ जाएंगे। चार्ली है प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो वन ऑफ द टाइप ऑफ कोफैक्टर है। डेल्टा है एपोएंजाइम, एपोएंजाइम बेसिकली वो एंजाइम है जिसमें से
उसके नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव किया गया, तो राइट वन इज द बीटा कोफैक्टर। क्वेश्चन 31 है, उसमें फिगर एक गिवन है, दिस फिगर रिप्रेजेंट द अल्फा इज नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, बीटा इज कंपेटिटिव इनहिबिटर, चार्ली इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड डेल्टा इज द रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब अगर फिगर को आप देखें तो फिगर में जो इनहिबिटर है वो बाइंड कर रहा है उस साइट के ऊपर जो एक्टिव साइट के अलावा है, सो इसका आंसर होगा अल्फा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, बिकॉज जो कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट के साथ, सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस कूलिंग बाय अल्फा परस्पिरेशन, बीटा एवेपोरेशन, चार्ली है ट्रांसपिरेशन एंड डेल्टा ऑक्सीडेशन। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स कूलिंग इफेक्ट कैसे लेते हैं? एनिमल्स परस्पिरेशन से और प्लांट ट्रांसपिरेशन से, बट इन बोथ फिनोमेना जो कॉमन फैक्ट है वो वाटर का एवेपोरेट होना है, यानी वाटर जो है वो इन्वायरमेंट में मूव करेगा, सिर्फ स्वेटिंग हो जाने से इफेक्ट नहीं होगा। जब स्वेट रिलीज हुआ है तो वो उसमें जो वाटर है वो एयर में जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट होगा, और ट्रांसपिरेशन में वाटर सरफेस पर आ गया है और वाटर सरफेस से फिर एयर में जाएगा, वो क्या है? वो भी बेसिकली एवेपोरेशन है, सो आंसर इज द बीटा। ऑक्सीडेशन तो प्रोसेस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद मिनिमम चेंज इन टेम्परेचर इज हेल्ड बाय, यानी वो कौन सा कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन उसके टेम्परेचर में बहुत ही कम चेंज आता है? अल्फा इज वाटर, बीटा इज फैट्स, चार्ली इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेल्टा इज प्रोटीन्स। फैट जो होती हैं वो बॉडी इंक्रीज का तो बायस बनती हैं, लेकिन टेम्परेचर के रेफरेंस से उसका इफेक्ट उस तरह से नहीं है। मैं ओबेसिटी की बात कर रहा था। पर कार्बोहाइड्रेट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी इतनी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। प्रोटीन्स का फैक्टर भी नहीं है। हाँ, सम प्रोटीन्स है जरूर जिसको हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सेंसाइज नहीं होगी, वो तो कंडीशनल प्रोटीन्स हैं। जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर वर्क करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है और वो वाटर है, दैट्स मीन पानी। अल्फा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है किसके लिए? अल्फा इज द नॉन पोलर सब्सटेंस, बीटा इज द पोलर सब्सटेंस, चार्ली इज नॉन आयनिक सब्सटेंस एंड डेल्टा इज द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। अब स्टेटमेंट में बात है सॉल्वेंट कैरेक्टर की, यानी डिसॉल्व कर लेगा। सो अल्फा को देखें, नॉन पोलर सब्सटेंस, तो वाटर जो है पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर को डिसॉल्व नहीं करेगा, सो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती। बीटा ऑप्शन पोलर सब्सटेंस, तो पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर को डिसॉल्व करेगा, सो बीटा राइट ऑप्शन है। लेकिन चार्ली को देखते हैं, चार्ली है नॉन आयनिक सब्सटेंस, तो नॉन आयनिक को भी डिसॉल्व नहीं करेगा। डेल्टा इज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते, और यही वो सब्सटेंस हैं जो कि नॉन पोलर हैं, सो दैट्स मीन डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। राइट वन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अल्फा इज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, बीटा इज किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, चार्ली इज कैलोरीज रिलीज्ड पर ग्राम वेपराइज्ड एंड डेल्टा इज द किलो कैलोरीज रिलीज पर ग्राम वेपराइज्ड। अल्फा ऑप्शन का मतलब है कि कैलोरीज एब्जॉर्ब हो रही हैं और वेपराइज्ड हो रहा है। बीटा का मतलब है किलो कैलोरीज एब्जॉर्ब हो रही हैं और जो है वो पर ग्राम वेपराइज्ड हो रहा है। चार्ली का मतलब है कैलोरीज रिलीज हो रही हैं और पर ग्राम वेपराइज्ड हो रहा है, और डेल्टा है किलो कैलोरीज रिलीज हो रही हैं और पर ग्राम वाटर वेपराइज हो रहा है। अब इन ऑप्शन में चार्ली और डेल्टा तो एक्सक्लूड हो जाएंगी, बिकॉज इसमें कैलोरीज रिलीज नहीं होती, एब्जॉर्ब होती हैं। अब देखते हैं अल्फा और बीटा को। अल्फा में कैलोरीज है और बीटा में किलो कैलोरीज हैं, और साथ ही ऑप्शन में पर ग्राम मेंशन है। सो पर ग्राम के लिए किलो कैलोरी नहीं होती, कैलोरी होती है। सो आंसर आएगा अल्फा कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन and a cofactor is known as, alpha is apoenzyme, beta is holoenzyme, Charlie is coenzyme and delta is pseudoenzyme। pseudo मतलब झूठ, यानी false enzyme। अब स्टेटमेंट में ये बात पूछी हुई है कि एंजाइम है और उसके साथ कोफैक्टर है, तो वो क्या होगा? वो ऑब्वियसली होलोएंजाइम होगा, बिकॉज अल्फा ऑप्शन एपोएंजाइम, एंजाइम में से कोफैक्टर को रिमूव किया गया है, सो एपोएंजाइम ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगर स्टेटमेंट में ये बात होती एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ओनली, तो फिर आप कहते वो क्या है? वो एपोएंजाइम, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
सो राइट वन इज बीटा. स्टार्ली है कोएंजाइम, तो वो तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है. एंड डेल्टा इज द सूडो एंजाइम, दैट्स मीन फॉल एंजाइम. तो ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी इससे रिलेट नहीं करती. सो राइट वन इज बीटा. क्वेश्चन 37 है पेप्सिन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव. अल्फा इनसाइड द सेल्स, बीटा आउटसाइड द सेल्स, स्टार्ली इनसाइड द ओरल कैविटी, एंड डेल्टा आउटसाइड द स्टमक. सो राइट वन इज द आउटसाइड द सेल. यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो आउटसाइड रिलीज करेंगे पेप्सिन को विद इन द कैविटी ऑफ द स्टमक. सो राइट वन इज द बीटा. अब स्टमक डेल्टा में तो मेंशन है लेकिन वो आउटसाइड वर्ड की वजह से डेल्टा ऑप्शन करेक्ट नहीं है. अल्फा इनसाइड सेल्स है, इनसाइड सेंसाइज जरूर होगा लेकिन वर्क नहीं करेगा. चार्ली है इनसाइड द ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में तो ये रिलीज ही नहीं होता, इसलिए चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 38 है इफ द एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट. फर्स्ट कंडीशन हो गई कि एंजाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, यानी एंजाइम जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, आपने सबस्ट्रेट को बढ़ाया तो क्या होगा. अल्फा इज नेवर इंक्रीज, यानी बढ़ेगा नहीं. बीटा डिक्रीज, यानी डिक्रीज कम होगा. चार्ली इंक्रीज फॉर एवर, हमेशा इंक्रीज होगा. एंड डेल्टा इंक्रीज फॉर स्पेसिफिक टाइम. अब ऑप्शंस को रिलेट करते हैं स्टेटमेंट के साथ. अल्फा है नेवर इंक्रीज, तो स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि आपने एंजाइम को ऐड किया है, सबस्ट्रेट वहां मौजूद है तो रिएक्शन इंक्रीज करेगा, इसलिए अल्फा ऑप्शन गलत है कि इंक्रीज नहीं करेगा. सो अल्फा ऑप्शन राइट नहीं हो सकती. बीटा डिक्रीज, तो वही बात, एंजाइम ऐड हुए हैं तो रिएक्शन जो है वो डिक्रीज नहीं, रिएक्शन इंक्रीज होगा, इसलिए बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. चार्ली इंक्रीज फॉर एवर, ये आंसर हो सकता था अगर स्टेटमेंट में ये बात मेंशन होती कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, लेकिन जो कि ऐसा नहीं है इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट नहीं है. डेल्टा ऑप्शन राइट है. इंक्रीज फॉर स्पेसिफिक टाइम, यानी वो टाइम जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम वो इक्वल हो जाती है, तो उसके बाद फर्दर जो एंजाइम इंक्रीज होंगे उनके लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 39 है इफ द वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड द एंजाइम इज सेड टू बी. अल्फा इज एक्टिवेटेड, बीटा स्लो डाउन, चार्ली डीनेचर्ड एंड डेल्टा फ्रीज. अब स्टेटमेंट में ये बात है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, उससे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, कोलिजन ज्यादा हो गई है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, तो एंजाइम उससे डीनेचर हो जाएगा. सो आंसर इज द चार्ली डीनेचर. बट अगर ये स्टार्ट की बात होती, इनिशियली वाइब्रेशन इंक्रीज हुई है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता, एंजाइम एक्टिव होता, लेकिन बात है एक स्पेसिफिक टाइम की, उसमें ऐसा नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 40 है कंपेटिटिव इनहिबिटर्स आर अल्फा हेमलगस टू सबस्ट्रेट, बीटा एनालगस टू सबस्ट्रेट, चार्ली स्मॉलर देन सबस्ट्रेट एंड डेल्टा लार्जर देन सबस्ट्रेट. अब चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है बिकॉज जो कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है विद द सबस्ट्रेट. अब अल्फा और बीटा दोनों में सिमिलरिटी की बात है, बट अल्फा ऑप्शन जो हेमलगस है वो इंडिकेट करती है स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस को, जबकि जो एनालगस है वो रिप्रेजेंट करती है फंक्शनल रिजेंबलेंस को. तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर स्ट्रक्चर वाइज रिजेंबल करते हैं, इसलिए जो आंसर है वो अल्फा है, हेमलगस टू सबस्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 41 पिक अप द कोफैक्टर. अल्फा इज 2, बीटा इज 3, चार्ली इज 4, डेल्टा इज 5. सो क्वेश्चन 41 को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं. सो 41 क्वेश्चन में जो डायग्राम गिवन है उसमें 1 और 2 पे प्रोडक्ट है, 4 इंडिकेट कर रहा है फीडबैक मैकेनिज्म को, 7 इंडिकेट कर रहा है एंजाइम को, 6 बेसिकली एक्टिव साइट है, 5 कोफैक्टर है, जो थर्ड पे है वो सबस्ट्रेट है, और ये फिगर जो लेबल नहीं की गई अगर इसको हम 8 कर दें तो ये बेसिकली क्या है, इट्स अ ES कॉम्प्लेक्स. सो अब अगर आप देखिए ऑप्शन को तो पूछा गया है कि पिक अप द कोफैक्टर. तो कोफैक्टर कौन सा है, कोफैक्टर इज 5 और वो कहां मेंशन है, वो डेल्टा में मेंशन है. सो राइट वन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 42 है द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, यानी कोफैक्टर किसके दरमियान एज अ ब्रिज एक्ट करता है. अल्फा इज एंजाइम एंड इट्स प्रोडक्ट, बीटा इज सबस्ट्रेट
and catalytic site, Charlie enzyme and its substrate, and delta is product and catalytic site. And the right one is enzyme and its substrate, because जो कोफैक्टर है वो एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इसीलिए एंजाइम को अपनी फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है who recognize the active site of enzyme as a rigid structure? Alpha is Emil Fischer, beta is Koshland, Charlie is Biddle and Tatum, and delta is Pian and Persoz. So right one is the alpha, because Emil Fischer proposed lock and key model, while जो Koshland है उसने proposed किया था induced fit model। बाकी जो ऑप्शन मेंशन है उनमें साइंटिस्ट का और डिफरेंट फील्ड में, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स वगैरह में रोल है, उनका एंजाइम एक्टिविटी के रेफरेंस आपकी बुक में गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है when reactants move more quickly and chances for the collision with each other are increased, and as a result the rate of enzyme control reaction will alpha is decrease initially, beta increase initially, and Charlie increase forever, and delta decrease forever. तो राइट वन इज द इंक्रीज इनिशियली, क्योंकि अगर इनिशियली मूव करना शुरू करेंगे तो उनकी कोलिजन्स होंगी और कोलिजन से क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगी, लेकिन अगर ऐसा बहुत ज्यादा होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो राइट वन इज बीटा। क्वेश्चन 45 है ड्यूरिंग एंजाइम कैटालिसिस ब्लैंक एंड ब्लैंक रिमेन अनअल्टर्ड, अल्फा इज एंजाइम एंड कोएंजाइम, बीटा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, चार्ली सबस्ट्रेट एंड कोएंजाइम, डेल्टा सबस्ट्रेट एंड कोफैक्टर। जो अनचेंज रहते हैं वो एंजाइम और कोएंजाइम है। बीटा ऑप्शन में एंजाइम मेंशन है, वो अनचेंज है लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन में सबस्ट्रेट मेंशन है, कोएंजाइम अनचेंज रहेगा लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा ऑप्शन में भी सबस्ट्रेट मेंशन है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी राइट नहीं है। राइट वन इज अल्फा। क्वेश्चन 46 है ए कन्वर्ट इनटू बी, बी कन्वर्ट इनटू सी, सी कन्वर्ट इनटू डी, एंड अल्टीमेटली डी कन्वर्ट इनटू ई। ये बेसिकली एक एग्जांपल मेंशन है कि विद इन द सेल और विद इन द लिविंग थिंग्स जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो वन स्टेप नहीं होते, सिंगल स्टेप नहीं होते, एक कंप्लीट केमिकल कैस्केड होता है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद एक रिएक्शन कंप्लीट होता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनती है। जस्ट लाइक ग्लाइकोलाइसिस जो है आपने पढ़ा चैप्टर 11 में कि ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसके इंटरमीडिएट डिफरेंट क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। सो उसी को यहां पे लेबल किया गया। क्वेश्चन क्या है, accumulation of E will control the above pathway through। अब अगर कन्वर्जन देखें, A कन्वर्ट हो रहा है B में, B इंटू C, C इंटू D एंड D इंटू E, एंड वी नो दैट कि लिविंग थिंग्स में इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर स्टेटमेंट में ये बात होती कि ये केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल कैस्केड किस मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, तो फिर आप आंसर करते अल्फा, फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक बात की गई है कि ई एक्यूमुलेट हो गया है, और ई एक्यूमुलेशन का मतलब यह है कि ई की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई है। सो अगर ई की अमाउंट, कोई केमिकल जो ई है उसकी अमाउंट बढ़ गई है तो उसका मतलब है बॉडी को अब ये फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर क्या होगा, ई जो कंसंट्रेशन है वो इस रिएक्शन के फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिट करेगी सो दैट फर्दर रिएक्शन ना हो। बट अगर यही ई की अमाउंट कम हो तो फिर जो लो अमाउंट है, जो लो कंसंट्रेशन है, वो यहां पर एक्टिवेट करेगी। सो अगर लो अमाउंट की बात हो तो आप आंसर करेंगे फीडबैक एक्टिवेशन बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में बात है एक्यूमुलेशन की, दैट्स मीन हाई कंसंट्रेशन ऑफ ई की बात की गई है, तो फिर आंसर होगा डेल्टा, फीडबैक इनहिबिशन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म सर्टेन कंडीशन में होता है जिसमें एक फिनोमेना बस इंक्रीज ही होगा या डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज ही होगा, उसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 47 है ऑप्टिमम पीएच ऑफ ब्लैंक coincide with that of blank. Alpha is pepsin sucrase, beta is sucrase enterokinase, Charlie is enterokinase catalase, and delta is catalase and chymotrypsin। यानी किनकी coincide कर रही है, coexist कर रही है, relate कर रही है। तो अगर हम pH को देखें तो डिफरेंट एंजाइम में catalase और chymotrypsin इनकी सेम रेंज में आ रही है, यानी catalase की 7.60 और chymotrypsin की 7 से लेकर 8 तक, यानी 7.60 इसी के दरमियान कहीं पर आएगी। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगी वो डेल्टा है, दैट इज कैटालेसिस एंड काइमोट्रिप्सिन।
क्वेश्चन 48 है विच वन इज सबस्ट्रेट? अल्फा इज 6, बीटा इज 5, स्टार्ली इज 4, डेल्टा इज 3। अब इस डायग्राम में आपको एंजाइम, सबस्ट्रेट, कोफैक्टर, ES कॉम्प्लेक्स एंड देन रिएक्टेंट, एंजाइम और कोफैक्टर, डिफरेंट पॉइंट्स को देखें तो 6 पॉइंट इंडिकेट कर रहा है एक्टिव साइट को, और क्वेश्चन पूछा हुआ है सबस्ट्रेट का, तो सबस्ट्रेट किस पॉइंट पर है? 3 पॉइंट पर। सो आंसर क्या होगा? डेल्टा 3। क्वेश्चन 49 है द एंजाइम दैट वर्क्स एट स्लाइटली अल्कलाइन pH इज अल्फा लाइपेज, बीटा कैटालेज, स्टार्ली आर्जिनेज, डेल्टा अमाइलेज। अब डिफरेंट एंजाइम्स की pH को देखें तो उसमें पैंक्रियाटिक लाइपेज 9 और आर्जिनेज 9.70, और बाकी जो एंजाइम मेंशन है कैटालेज 7.60, तो ये टुवर्ड्स द एसिडिक है, इसलिए इस ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं कह सकते। और न्यूट्रल से टुवर्ड्स स्लाइटली बेसिक कौन सी है? दैट इज द लाइपेज। सो राइट वन इज द अल्फा लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, द लास्ट क्वेश्चन है लेबल द फिगर एट पॉइंट कैरिंग क्वेश्चन मार्क। अल्फा इज normal curve for organic reaction, beta is normal curve for inorganic reaction, Charlie is abnormal curve for inorganic reaction and delta is rate achieved by the optimum temperature। अब इस ग्राफ में जो टेम्परेचर का मेंशन है, इसमें अगर हम देखें तो ऑप्टिमम वैल्यू से जो इंक्रीज करने वाला पॉइंट है जो यहां पे इंडिकेट हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे रिएक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल कर्व फॉर इनऑर्गेनिक रिएक्शन। दैट्स मीन इनऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होंगे विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज उन्हें एंजाइम कैटालाइज नहीं कर रहे। विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन खत्म होती है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।